फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरपीएम एग्री नॉलेज। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सॉयल साइंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं और ये विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। इसमें जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, फील्ड प्लॉट तकनीक के जनक हैं, यानी जो फील्ड प्लॉट टेक्निक है उसके जनक पूछा गया है। तो ऑप्शन है यहाँ पर एम.एल. ट्रॉक, एच.एच. बेनेट, एस.एन. विनोग्रास्की और जे.बी. बोसेनगॉल्ड। तो जो फील्ड प्लॉट टेक्निक के जनक माने जाते हैं वो माने जाते हैं जे.बी. बोसेनगॉल्ड। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, यानी 4 सही है। अब इसके बाद हम इसमें जो अन्य आपके फादर हैं सॉइल साइंस से रिलेटेड, उनके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं इस स्लाइड में। तो इसमें जो पहला दिया गया है वी.वी. डाकुचेओ। तो वी.वी. डाकुचेओ जो कि आपके सॉइल साइंस के फादर माने जाते हैं और इन्होंने सॉइल साइंस की जो डेफिनेशन दी थी उसमें इन्होंने कहा था कि जो आपकी सॉइल है यानी मृदा है वो क्या है, खनिज और कार्बनिक घटकों से बनी हुई एक प्राकृतिक पिंड है। इसको नेचुरल बॉडी बताया था जो कि किससे बनी हुई है, मिनरल्स और ऑर्गेनिक जो घटक या कंपोनेंट्स होते हैं, जिसकी अपनी एक निश्चित उत्पत्ति बताई थी और एक अलग इसकी प्रकृति होती है। तो इस प्रकार से इसने डाकुचेओ ने सॉइल साइंस को डिफाइन किया था। इसके बाद इनको हम फाउंडर ऑफ मॉडर्न पेडोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। फिर उसके बाद बात आती है जे.डब्ल्यू. लेदर की। तो ये कौन थे, ये आपके फादर ऑफ सॉइल साइंस इन इंडिया, यानी भारत में अगर आपसे पूछा जाए कि सॉइल साइंस के जनक या पितामह कौन है तो वो हैं जे.डब्ल्यू. लेदर। उसके बाद फिर एम.एल. ट्रॉक कौन है, तो एम.एल. ट्रॉक जो हैं ये फादर ऑफ सॉइल टेस्टिंग हैं, यानी इनको हम सॉइल टेस्टिंग मृदा परीक्षण के जनक के रूप में हम जानते हैं। इसके बाद एच.एच. बेनेट, तो इनको हम फादर ऑफ सॉयल कंजर्वेशन के नाम से जानते हैं, यानी जो मृदा का संरक्षण है उसके जनक के रूप में इनको जाना जाता है। सॉयल कंजर्वेशन आपका क्या होता है, जो मृदा होती है उसके कटाव को और रोकना होता है। कटाव से क्या होता है, जो पोषक तत्व होते हैं उनकी हानि होती है, तो उनके कटावों को रोकना और जिससे हमारे मृदा के पोषक तत्वों की हानि ना हो सके। तो इसके फादर के रूप में हम एच.एच. बेनेट को जानते हैं। उसके बाद आता है एस.एन. विनोग्रास्की का नाम। तो ये कौन थे, ये फादर ऑफ सॉयल माइक्रोबायोलॉजी, यानी जो मृदा सूक्ष्म जैविकी है उसके इनको जनक माना जाता है। किसको, एस.एन. विनोग्रास्की को, जो कि आपके मृदा में सूक्ष्म जीवों की संख्या बहुत ज़्यादा पाई जाती है, उनका वर्गीकरण कैसे करना है, उनका परिवर्तन में जो आपके मृदा में परिवर्तन किस प्रकार से करते हैं, उनकी क्या भूमिका होती है, इस सब के बारे में हम सॉयल माइक्रोबायोलॉजी के में अध्ययन करते हैं। उसके बाद फिर आता है जे.बी. लीबिक का नाम। इनके तो कई यहाँ पर आपके नियम भी दिए थे और इनको हम फादर के नाम से भी जानते हैं। जैसे लॉ ऑफ मिनिमम आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसका लॉ इन्होंने दिया, लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन जिसको हम बोलते हैं। दूसरा लॉ ऑफ लिमिटिंग न्यूट्रिएंट, ये भी लॉ इन्होंने ही दिया था। फिर फादर के रूप में देखें तो इनको हम फादर ऑफ एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं और फादर ऑफ फर्टिलाइजर केमिस्ट्री के नाम से भी जस्टिस वान लीबिक को जाना जाता है। उसके बाद फिर आते हैं डेनियल हिलेल। ये जो डेनियल हिलेल हैं इनको हम फादर ऑफ सॉयल फिजिक्स के नाम से जानते हैं, यानी जो मृदा भौतिकी है, यानी इसमें मृदा के भौतिक गुणों का अध्ययन हम करते हैं, जो आपका सॉयल फिजिक्स होता है, तो उसके ये पितामह माने जाते हैं डेनियल हिलेल। अब उसके बाद नाम आता है थॉमस वे का। तो थॉमस वे को हम फादर ऑफ सॉयल केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं, यानी मृदा रसायन के नाम से हम थॉमस वे को जानते हैं। तो ये आपके सॉयल साइंस से रिलेटेड कुछ यहाँ पर जनक थे जो कि आपके एग्जाम में देखने को यहाँ से क्वेश्चन मिलते हैं। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, पृथ्वी के भार के अनुसार कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, लिथोस्फीयर 93.06%, हाइड्रोस्फीयर 6.91%, एटमॉस्फेयर 0.03% या फिर ऑल ऑफ द अबव। अब यहाँ पर आपको बताना है कि कौन से कथन सत्य हैं।
जो आपका अर्थ स्फीयर होता है वो मेनली 3 भाग में बटा होता है। एक तो होता है सॉलिड, मतलब जो ठोस स्फीयर माना जाता है, दूसरा होता है लिक्विड स्फीयर, और तीसरा होता है गैसियस। तो जो सॉलिड स्फीयर होता है उसको हम लिथोस्फीयर के नाम से जानते हैं। तो ये अगर पृथ्वी के भार के अनुसार देखेंगे तो इसका जो यहाँ पर पाया जाता है पृथ्वी के भार के अनुसार, तो ये 93.06% पाया जाता है। उसके बाद अगला जो हाइड्रोस्फीयर होता है ये लिक्विड स्फीयर होता है, जिसमें आपका जो पानी की परत पाई जाती है स्थलमंडल पर, वो सभी आपके हाइड्रोस्फीयर के अंतर्गत आती है। तो ये आपका कवर करता है 6.91%। फिर उसके बाद एटमॉस्फेयर यानी जो गैसियस फॉर्म होती है, स्थलमंडल और जलमंडल, ये दोनों को जो कवर करने वाला होता है उसको हम बोलते हैं आपका एटमॉस्फेयर। इसकी जो प्रेजेंस होती है वो 0.03% पाई जाती है। तो इसमें देखेंगे तो सभी ऑप्शन यहाँ पर सही हैं, तो इसमें आपका 4th नंबर सही होगा, ऑल आर द एबव। अब चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, मृदा की उत्पत्ति विवरण वर्गीकरण का अध्ययन कहलाता है। यानी जब हम मृदा की उत्पत्ति के बारे में, उसकी ओरिजिन के बारे में और उसके विवरण के बारे में, डिस्क्रिप्शन के बारे में और उसके वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन के बारे में अध्ययन करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, पेडोलॉजी, इडाइफोलॉजी, पेट्रोलॉजी, पेट्रोजेनेसिस। फिर उसके बाद एक और इसमें आप ऐड कर लेना पेट्रोग्राफी। ये 5 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो यहाँ पर जो आपके मृदा की उत्पत्ति के बारे में या उसके विवरण के बारे में या उसके वर्गीकरण के बारे में जो अध्ययन करते हैं वो आपका पेडोलॉजी कहलाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 आपका ए सही होगा, पहला वाला। फिर उसके बाद ये जो पेडोलॉजी है ये कौन सी भाषा से ओरिजिनेटेड है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ये आपके ग्रीक भाषा के 2 वर्ड से लिया गया है, एक है पेडॉन और दूसरा होता है लॉगस। मतलब पेडॉन मीन्स होता है सॉयल और लॉगस मतलब तो स्टडी करना, उसके बारे में स्टडी करना। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद फिर आपका दूसरा जो दिया गया है यहाँ पर एडाइफोलॉजी क्या होता है, इसमें हम जो आपके पौधे होते हैं उसके उत्पादन संबंधी मृदा के गुणों का अध्ययन करते हैं। तो ये भी आपका 2 वर्डों से मिलकर के बना है, एक है एडाइफस और दूसरा होता है लॉगस। तो एडाइफस मतलब भी यहाँ पर आपका सॉयल होता है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना। उसके बाद फिर अगला है पेट्रोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं, तो पेट्रोलॉजी में हम जो चट्टानें होती हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं। यानी अगर आपसे पूछा जाए स्टडी ऑफ रॉक्स यानी चट्टानों को अध्ययन किस में हम करेंगे, तो वो पेट्रोलॉजी में होगा। फिर अगला जो वर्ड दिया गया पेट्रोजेनेसिस। तो पेट्रोजेनेसिस क्या होता है, अगर हम रॉक्स की ओरिजिन या उत्पत्ति के बारे में अध्ययन करेंगे तो उसको हम बोलते हैं पेट्रोजेनेसिस। तो उसके बाद एक और आपका यहाँ पर जो ऑप्शन था पेट्रोग्राफी, इसको भी देख लेते हैं। पेट्रोग्राफी क्या होता है, तो ये जो पेट्रोग्राफी होता है, अगर हम चट्टानों के डिस्क्रिप्शन के बारे में, उसके विवरण के बारे में अगर हम अध्ययन करेंगे, वितरण के बारे में अध्ययन करेंगे तो उसको हम बोलते हैं पेट्रोग्राफी। तो इसको भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब सॉयल जो वर्ड है ये कौन सी भाषा से ओरिजिनेटेड है, तो ये लैटिन भाषा से ओरिजिनेटेड है, सभी लोग जानते होंगे, और जिसका मतलब क्या होता है फ्लोर। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया गया है, पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। यानी जो पृथ्वी की अर्थ क्रस्ट है उसके ऊपर अगर देखेंगे तो कौन सा तत्व है जो कि सबसे अधिक पाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, पहला ऑक्सीजन है, दूसरा सिलिका है, तीसरा एल्युमिनियम है और चौथा आयरन है। तो इसमें बताएं कि यहाँ पर कौन सा सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है। तो इसमें बात करें तो पृथ्वी की जो अर्थ क्रस्ट होती है उसमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन हमें देखने को मिलता है, जो कि टोटल 46.6% ये पाया जाता है। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन ही पाया जाता है। तो इसमें तो ऑप्शन नंबर आपका
फर्स्ट सही हो जाएगा। उसके बाद फिर हम जान लेते हैं सिलिका कितना पाया जाता है। जो सिलिका है ये सेकंड मोस्ट यहाँ पर आपका नॉन मेटेलिक ग्रुप में पाया जाने वाला तत्व है, जो कि आपका कितना पाया जाता है 27.72%। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये दोनों ऑक्सीजन और सिलिका ये टोटल मिलकर के लगभग 74.32%, यानी देखें तो ये थर्ड फोर्थ पार्ट यही कवर कर लेते हैं आपका नॉन मेटेलिक ग्रुप। तो नॉन मेटेलिक में अगर पूछा जाए तो इसमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन ही होगा अगर तत्व पूछता है। अगर मेटल में पूछता है तब उसमें आपका क्या हो जाता है, एल्युमिनियम हो जाता है। अगर आपसे कभी मेटेलिक ग्रुप में पूछ ले तो वहाँ पर एल्युमिनियम होता है। एल्युमिनियम कितना पाया जाता है, तो ये 8.13% देखने को मिलता है। वहीं पर अगला जो आयरन होता है इसकी बात करें तो ये जो आयरन होता है ये 5% पाया जाता है। अब यहाँ पर आपके 4 समझ चुके हैं। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया गया है चट्टान से रिलेटेड, सही कथन का चुनाव करें। अब इसमें आपको सही कथन चुनना है। पहला यहाँ पर दिया गया है एक्सट्रेसु या फिर वोल्केनिक जो आपके रॉक्स होती हैं उनके उदाहरण दिए गए हैं। यहाँ पर क्या बेसाल्ट हैं, एंडेराइट है, रायोलाइट है। फिर उसके बाद इंट्रूसिव या प्लूटोनिक, ये इसके उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं ग्रेनाइट, सिनाइट, डायोराइट और गैब्रो। उसके बाद फिर अगला दिया गया है एसिड रॉक, ग्रेनाइट या फिर रायोलाइट, अल्ट्रा बेसिक रॉक, गैब्रो और बेसाल्ट या फिर नॉन ऑफ दीज। तो इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा कथन यहाँ पर गलत है। यहाँ पर थोड़ा मिस है, यहाँ पर आपको गलत कथन का चुनाव करना। अब उसके बाद हम इसमें पहला ऑप्शन देखें तो यहाँ पर दिया गया है एक्सट्रूसिव या फिर वोल्केनिक जो रॉक्स होती हैं, यानी जो आपके ज्वालामुखी फटने के बाद जो चट्टानें बनती हैं बाहर आकर के वो ठोस होती हैं, वहाँ पर मैग्मा इसका सॉलिडिफिकेशन होता है, जो मोल्टन मैग्मा होता है। तो उसके फलस्वरूप जो आपके चट्टानें, आग्नेय चट्टानें बनती हैं। तो इसमें जो बाहर आपकी चट्टानें आकर के उसका लावा पदार्थ बाहर आकर के जमता है, उसके फलस्वरूप आपकी बेसाल्ट बनती है, एंडेराइट बनती है और रायोलाइट बनती है। एंडेराइट यहाँ पर है AN, तो ये भी आपका ऑप्शन सही है। अब उसके बाद दूसरा अगर हम देखें तो इंट्रूसिव या फिर प्लूटोनिक जो रॉक्स होती हैं इसके उदाहरण देखें तो ये आपका ग्रेनाइट है, सिनाइट है, डायोराइट है और गैब्रो है। तो ये भी आपका ऑप्शन सही है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है एसिड रॉक। एसिड रॉक यहाँ पर आपकी कौन सी होती हैं जिसमें मोर देन 60% आपका अगर सिलिका पाया जाता है तब उसको हम एसिड रॉक बोलते हैं। कितना, मोर देन 60%। अब यहाँ पर उसके उदाहरण दिए गए हैं ग्रेनाइट और रायोलाइट, तो इसमें ऑप्शन ये भी आपका सही है। अब उसके बाद अगला आता है अल्ट्रा बेसिक रॉक। तो अल्ट्रा बेसिक रॉक में क्या होता है, जो सिलिका का कंटेंट होता है वो लेस देन यहाँ पर 40% पाया जाता है। तो उसका जो अल्ट्रा बेसिक रॉक होता है उसका जो उदाहरण होता है वो होता है पिकराइट। क्या होता है, पिकराइट। तो इसमें ये ऑप्शन आपका गलत दिया गया है 4th नंबर। तो यहाँ पर यही ऑप्शन आपका सही होगा। पिकराइट में आपका लेस देन 40% सिलिका आपका पाया जाता है, जिसके कारण से इसको हम अल्ट्रा बेसिक रॉक के नाम में जानते हैं। अगर बेसिक रॉक में जो आपका आता है वो आपका गैब्रो एंड बेसाल्ट आता है। ये आपके बेसिक रॉक होते हैं गैब्रो और बेसाल्ट, जिसमें सिलिका का कंटेंट 40 to 55% देखने को मिलता है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो इसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है बेसाल्ट चट्टान खनिज पर किस मृदा का विकास हुआ है। यानी जो बेसाल्ट आपके चट्टानें हैं उस पर किस प्रकार की मृदा का निर्माण हुआ है। ऑप्शन है यहाँ पर काली मृदा, जलोढ़ मृदा, लाल मृदा, लैटेराइट मृदा या फिर उपर्युक्त में कोई नहीं। तो जो बेसाल्ट वाली चट्टानें हैं ये आपके इनकी मृदा, इनसे आपकी जो मृदा बनी है वो काली मृदा बनी है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है पृथ्वी की सतह के संगठन में कौन सा कथन गलत है। अब यहाँ पर फिर से जो आपके अर्थ के
क्रस्ट के कंपोजिशन की बात आती है तो यहाँ पर आपको पहले हम ऑक्सीजन, सिलिका, एल्युमिनियम और आयरन के बारे में देख चुके हैं। अब यहाँ पर जो अन्य आपके पाए जाएंगे उससे कम, उसके बारे में अब यहाँ पर आपको परसेंटेज दिया गया है और इधर आपका जो मेटल्स है वो दिया गया है। अभी यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा इसमें कथन गलत दिया गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहला कैल्शियम है। कैल्शियम की जो मात्रा होती है वो 3.63% पाई जाती है, जो कि करेक्ट है। अब उसके बाद दूसरा है सोडियम। तो सोडियम, अब कैल्शियम के बाद जो सोडियम होता है ये आपका 2.83% पाया जाता है, तो ये भी ऑप्शन यहाँ पर सही दिया गया। उसके बाद फिर अगला है पोटेशियम। तो जो पोटेशियम होता है वो 2.59% पाया जाता है, ये भी यहाँ पर आपका सही दिया गया। फिर उसके बाद अगला है मैग्नीशियम। तो जो मैग्नीशियम होता है वो होता है 2.09%। तो यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन देखने को मिलता है तो ये आपका फोर्थ होता है। ये ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा, क्योंकि यहाँ पर आपसे गलत पूछा गया है। तो मैग्नीशियम कितना होता है आपको याद रखना है, 2.09%। इसके अलावा जो अदर इसमें पाए जाते हैं वो 1.14% पाए जाते हैं। तो ये आपका 1/4 पार्ट आपका जो मेटालिक वाला है कवर करता है, जिसमें एल्युमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम, इसके अलावा जो अन्य हैं वो कवर करते हैं। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं। आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं सैंडस्टोन, शैल, लाइमस्टोन, डोलोमाइट या फिर नॉन ऑफ दीज। तो जो आग्नेय चट्टान है या इग्नियस रॉक है, जिसको आप प्राइमरी रॉक्स के नाम से भी जानते हैं, तो इसमें आपको बताना है। तो यहाँ पर सैंडस्टोन दिया गया है जो कि सेडिमेंट्री रॉक्स का उदाहरण है। शैल, ये भी आपका सेडिमेंट्री रॉक का उदाहरण है। लाइमस्टोन, ये भी सेडिमेंट्री रॉक का उदाहरण है। और डोलोमाइट, ये भी सेडिमेंट्री रॉक का उदाहरण है। तो इसमें कौन सा आपका सही होगा, नॉन ऑफ दीज। इसमें आग्नेय चट्टान का कोई भी नहीं दिया गया है, तो इसमें 5 नंबर जो आपका ऑप्शन है ये सही होगा। अब जो आपके अगर अर्थ क्रस्ट पर देखें तो 5 किलोमीटर की डेप्थ तक अगर सबसे ज़्यादा जो डोमिनेंट आपके चट्टानें देखने को मिलती हैं तो उसमें आपके सेडिमेंट्री रॉक्स ही पाई जाती हैं। जबकि पूरे अगर पृथ्वी पर देखें तो उसमें 95% आग्नेय चट्टान बनाती है। आपकी जो पूरी पृथ्वी है उसमें 95% आग्नेय चट्टान के द्वारा बनी हुई। अगर पूछा जाए कि कभी आपसे कि 5 किलोमीटर की डेप्थ पर, यानी जो अर्थ क्रस्ट है उसमें आप देखेंगे ऊपरी वाली जो ऊपर पट्टी है 5 किलोमीटर की गहराई तक, तो ये जो आपकी बनी हुई है वो सेडिमेंट्री रॉक्स के द्वारा बनी हुई, जिसमें लगभग 74% ये सेडिमेंट्री रॉक्स कवर करती। अब बात आती है कि इसमें जो शैल है ये अगर पूछा जाए तो ये सबसे ज़्यादा 52% यही आपका कवर करती है। और जो सैंडस्टोन है ये 15% लगभग देखने को मिलता है। और जो चूना पत्थर और डोलोमाइट है ये 7% आपका कवर करता है। तो टोटल आपका हो जाता है 74%। 52% शैल हो गया, सैंडस्टोन 15% और चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन और डोलोमाइट ये मिलकर के 7% कवर करते हैं। इस प्रकार से जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं ये 74% आपका कवर कर लेते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, सही मिलान कीजिए। यहाँ पर आपका दिया गया है सैंडस्टोन, शैल, लाइमस्टोन, ग्रेनाइट और बेसाल्ट। इधर आपके चट्टानें दी गई हैं और इधर जो आपके रूपांतरित चट्टान बनी है, मेटामॉर्फिक रॉक दी गई हैं, उनके उदाहरण दिए गए हैं कि वो किस प्रकार से आपकी बनी है। तो इधर आपका दिया गया ग्रेनाइट, मार्बल, स्लेट, सिस्ट और क्वार्टजाइट। तो इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको मिलान करना है, क्योंकि आप जानते हैं जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं इसमें क्या होता है, उनके रूप में परिवर्तन हो जाता है। वो आपका वाटर के द्वारा हो सकता है या फिर आपके टेम्परेचर के द्वारा हो सकता है, तापमान के कारण हो सकता है वो अपना रूप परिवर्तन कर दें, या फिर प्रेशर इतना पड़ रहा हो, प्रेशर के द्वारा वो अपने रूप को परिवर्तन कर देती हैं। जो आपके सेडिमेंट्री हो या फिर आग्नेय चट्टानें हो, दोनों अपना रूप परिवर्तन कर देती हैं। तो उस प्रकार की चट्टानों को हम मेटामॉर्फिक रॉक के नाम से जानते हैं। अगर हम
देखें ये अगर जल के द्वारा परिवर्तित होती हैं तो उसको हम हाइड्रोमेटामॉर्फिज्म बोलते हैं, अगर टेम्परेचर के द्वारा करती हैं तो उसको हम थर्मोमेटामॉर्फिज्म बोलते हैं, अगर वो प्रेशर के द्वारा अगर अपना रूप परिवर्तन करती हैं तो उसको हम डायनमोमेटामॉर्फिज्म बोलते हैं। अब इसमें हम देखते हैं पहला क्या दिया गया है, सैंडस्टोन। तो सैंडस्टोन जो होता है ये किस में परिवर्तित होता है, तो ये आपका क्वार्ट्जाइट में परिवर्तित होता है। इसमें परिवर्तित होता है क्वार्ट्जाइट में। तो पहले का आपका क्या हो जाएगा, ई। अब उसके बाद दूसरा दिया गया है सेल। तो सेल जो होता है ये किस में परिवर्तित होता है, तो ये आपका स्लेट में परिवर्तित होता है। जब सेल के ऊपर प्रेशर पड़ता है तो ये किस में परिवर्तित होता है, स्लेट में। तो इसमें 2 का क्या हो जाता है, सी। अब उसके बाद तीसरा अगर आप देखो तो ये लाइमस्टोन जो चूना पत्थर है, अगर इस पर अगर हीट ज़्यादा पड़ती है तो ये किस में परिवर्तित हो जाता है, तो ये मार्बल में परिवर्तित हो जाता है। तो 3 का क्या हो जाता है आपका, बी। अब उसके बाद जो अगला है ग्रेनाइट पर अगर प्रेशर ज़्यादा पड़ता है तो ये किस में परिवर्तित हो जाता है, नीस में। तो चौथे का क्या हो जाएगा, ए। उसके बाद अगला है बेसाल्ट। तो बेसाल्ट पर अगर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है तो ये किस में बदल जाता है, सिस्ट में। तो ये आपका 5 में हो जाता है, डी। तो इस प्रकार से देखते हैं कि यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये तो होगा नहीं। उसके बाद ये सी नंबर आपका सही होता है। यहाँ पर पहले का ई है, दूसरे का सी, तीसरे का यहाँ पर बी, चौथे का ए और 5वें का डी। तो ये आपका रॉक्स से संबंधित था, मेटामॉर्फिक रॉक्स जो बनती हैं, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। जो सैंडस्टोन होता है ये आपका हीट और प्रेशर दोनों के फलस्वरूप क्वार्ट्जाइट में बदलता है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ग्रेनाइट, नीस, सिस्ट जैसी प्राचीनतम परिवर्तित चट्टानों की टूट फूट से किस मृदा का विकास हुआ है। ऑप्शन है काली मृदा, लाल मृदा, लैटराइट मृदा और जलोढ़ मृदा। तो जो ग्रेनाइट है, नीस हैं और सिस्ट हैं, इनकी प्राचीनतम जो परिवर्तित चट्टानें हैं जब वो टूटी फूटी तो उससे लाल मृदा का निर्माण हुआ। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाता। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, मृदा के कार्बनिक पदार्थ के बारे में असत्य कथन है। यानी कार्बनिक पदार्थ के बारे में यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है, क्योंकि आपका जो पृथ्वी है इसमें आप पढ़ते हैं कि सबसे ज़्यादा आपको क्या देखने को मिलता है। इसमें तो एक तो आपका सॉलिड पोर्शन हो जाता 50% और 50% आपका पोर स्पेस हो जाता है। तो इसमें आपका लगभग 5% क्या पाए जाते हैं, कार्बनिक पदार्थ, और सबसे ज़्यादा जो डोमिनेंट होता है वो 45% आपका मिनरल्स पाए जाते हैं आपके सॉइल में, क्योंकि चट्टानों से बने हैं, चट्टानें आपके मिनरल से बनी है, तो ये आपका 45% कवर करता है। अब इस 5% जो आपका कार्बनिक पदार्थ देखने को मिलता है सॉइल में, और इधर आप देखेंगे तो इसमें आपका 20 से 25% आपको एयर और वाटर देखने को मिलता है। अब यहाँ पर कार्बनिक पदार्थ के बारे में असत्य कथन पूछा गया है, तो इसमें पहला कह रहा है कि नाइट्रोजन का स्रोत है ये। तो ये भी बात सही है कि ये कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं, नाइट्रोजन का स्रोत होते हैं। उसके बाद फिर अगला दिया गया फास्फोरस, इसमें 5 से लेकर के 60% तक पाई जाती है। तो कार्बनिक पदार्थों में 5 से लेकर के 60% तक फास्फोरस देखने को मिलती, तो ये भी ऑप्शन यहाँ पर सही है। उसके बाद फिर अगला दिया गया है सल्फर, 80% इसमें पाई जाती, तो सल्फर इसमें कार्बनिक पदार्थ में 80% पाई जाती, तो ये भी ऑप्शन यहाँ पर सही है। इसके बाद फिर जो ट्रेस तत्व दिए गए हैं कि इसमें बोरान और मोल्बिडेनम मिलते हैं, तो ये भी इसमें पाए जाते हैं। अर्थात देखते हैं कि यहाँ पर आपके चारों विकल्प यहाँ पर सत्य दिए गए हैं, यानी इसमें असत्य कथन उपर्युक्त में से कोई नहीं है, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका 5 सही होगा। अब ये था आज का हमारा वीडियो लेक्चर। कैसा लगा इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।